अच्छा सर, मैं तकरीबन साल से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, तो काफ़ी सारे सवालों के तो जवाब मुझे मिल गए, लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं कि बंदा फिर कंफ्यूज हो जाता है, कभी इधर कभी उधर। जैसे कल मैं एक चैनल पे था, तो वहाँ पे एक डिबेट सुन रहा था, तो वो खुदा के ऊपर बात हो रही थी। तो वहाँ पे मतलब उन्होंने बात की कि खुदा तो ऐसा हो ही नहीं सकता जो इंसान की अकल में आ जाए। मतलब अगर हम बोलेंगे कि खुदा को किसी ने बनाया है, तो फिर जिसने बनाया है फिर वो ये सिलसिला आगे चलता ही रहेगा। तो हम्म। इंसान की अकल से बाहर है खुदा। तो हम्म। इसका क्या जवाब हो सकता है? और फिर ये कुरान की जो तर्जमे भी हैं आजकल, मतलब अगर हम यूट्यूब पे देखेंगे, तो वो आपको इसका बदल बदल जवाब के ये हर देना आदमी बता ठीक रहा है, होता है हर चीज का एक मतलब। आपको एक लाइन में उसका जवाब दे जैसे देना एवोल्यूशन ठीक को है। भी अभी वो साबित करते हैं कि जो जब इंसान को अभी शऊर आया, जब अक्ल आई है, तो तब वो एक उनमें से आदम को चुना गया, तो वहां से सिलसिला स्टार्ट हुआ इंसानों का। उससे पहले तो समझें कि जानवर ही थे। इस चीज का एक ही जवाब, एक ही लाइन वाला जवाब है। हाँ जी, कि जी। वाकई खुदा आपकी अकल में नहीं आ सकता, क्योंकि उस अकल में आ ही नहीं सकता, होगा तो अकल में आएगा ना यार। हम्म। या और दूसरी बात यह है कि इस पे हम कई बार पहले ना बात कर चुके हैं बड़ी डिटेल से ना। देखें, जिस बारे में ये कहा जाता है ना, खुदा का खालिक और खुदा के खालिक का खालिक, और जो पीछे लामतनाही सिलसिला या इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। उर्दू में लामतनाही इल्लत व मालूल का सिलसिला इसे कहा जाता है, ठीक है। जी प्रॉब्लम ये है कि जो कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल है ना, वो यूनिवर्स के अंदर पैदा हुआ है, ठीक है। और मैं इसे हमेशा इसी तरह डिफाइन करता हूँ। मैंने किसी फिलोसफर या किसी और से ये बात नहीं सुनी। बेसिकली ये मेरा अपना ही आर्गुमेंट है, जिसको कई बार मेरे दोस्त भी कहते रहते हैं कि गालिब इसे आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी तक लिखा नहीं है, इसको लिख लेना चाहिए इसे। वो ये है कि कॉज एंड इफेक्ट जो है ना, वो हमने इस यूनिवर्स के अंदर ऑब्जर्व की है, यूनिवर्स के शुरू होने के बाद ऑब्जर्व की है। कॉज एंड इफेक्ट बेसिकली होती क्या है? कॉज एंड इफेक्ट यूनिवर्स में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है असल में, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो है वो यूनिवर्स की वजह से है, यूनिवर्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की वजह से नहीं है, ठीक है। यानी वजूद पहले है, तवानाई और मैटर का एक्सचेंज बाद में है, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट बेसिकली क्या है? यूनिवर्स में किसी एक रीजन से या किसी एक चीज से एनर्जी निकल के दूसरी चीज में चली जाती है और वो उसे ट्रांसफॉर्म करती है। उस एनर्जी की बहुत सी फॉर्म्स हो सकती हैं। वो न्यूक्लियर एनर्जी भी हो सकती है, वो लाइट भी हो सकती है, वो क्वांटम फील्ड्स हैं, वो एनर्जी डिसिपेट करती हैं, अब्जॉर्ब करती हैं। फिर उसके अलावा उसके अंदर फिजिकल फोर्सेस हैं, पोटेंशियल एनर्जी अलग है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अलग है, काइनेटिक फॉर्म्स है एनर्जी की, सब कुछ है, ठीक है। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट है, ठीक है। तो मसला ये है कि कॉज एंड इफेक्ट को यूनिवर्स से पहले नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है। इसलिए अगर कोई ये कहे कि यूनिवर्स की वजह होगी, ठीक है, तो वो असल में खुद में इलॉजिकल बात है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये कहें कि यूनिवर्स की कॉज है, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स खुद जब पैदा हुआ, तो विद इन द कन्फाइंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सम फिजिकल एग्जिस्टेंस हुआ। तो एक्स निहिलो क्रिएशन जिसको कहते हैं ना, कि मतलब अदम से वजूद, वो तो नामुमकिन हो जाता है फिर ना, सही है। और मसला ये है कि अगर हम इस हमारे अपने यूनिवर्स से पीछे की रीजनिंग नहीं कर सकते, तो फिर उससे पीछे की सारी बातें फजूल होती हैं असल में, ठीक है। समझ गए हैं? तो इसलिए ये कहना कि इल्लत व मालूल का सिलसिला उसके पीछे जाएगा जितना हम समझ रहे हैं, तो वो बात जो है असल में गलत है फिर, ठीक है। तो लॉजिक नहीं बनती इससे पहले कि ये बिल्कुल ऐसे ही कहना है कि जी बच्चा पैदा हुआ और वो सांस लेता है, ठीक है। तो जो माँ है वो सांस लेती है, ठीक है। यानी ये ऐसे कहना है कि बच्चा माँ से पहले है, ठीक है, क्योंकि माँ के बगैर बच्चा नहीं पैदा हो सकता, ठीक है। तो फिर ये कहना कि बच्चा माँ से पहले है, जब माँ होगी तो बच्चा होगा ना, यूनिवर्स होगा तो कॉज एंड इफेक्ट होगा। ये सिंपल सी बात है।